नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के मॉक टेस्ट में ये 16वां टेस्ट है, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के लगभग 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसकी पूरी व्याख्या देखेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कशन करेंगे। इसको आप एक टेस्ट के रूप में ले सकते हैं और साथ ही साथ में जो है, चाहे वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं चाहे ऑफलाइन देख रहे हैं, आप जो है क्वेश्चन को पॉज करके, अगर आपको लगता है मैं तेज़ चल रहा हूँ तो आप क्वेश्चन को पॉज करके अपना उत्तर नोट करके उसके बाद जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उसकी व्याख्या देखें। पार्ट्स से मुझे ये देखने में आ रहा है कि आप लोग का लगातार जो है देखने का ग्राफ गिर रहा है, आप लोग का इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो इसकी वजह आप लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं आपको ये यहाँ पर बता दूँ कि इस वीडियो को आप तक लाने में मुझे 6 से 8 घंटे नियमित रूप से जो है मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो है इस वीडियो को नियमित रूप से देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल, उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। तो आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि पर्यायवाची से है। उपेंद्र, रुद्र और अनंग क्रमशः किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अब इसमें से आपको कम से कम 2 के बारे में जरूर पता होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप देख सकते हैं रुद्र। रुद्र जो है भगवान शंकर का पर्यायवाची शब्द होता है। तो शंकर जी कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं? 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें बीच में जो है शंकर जी का जो है नाम लिखा हुआ है, यानी जो है इन्हीं 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होना चाहिए। एक को हम यहाँ पर काट सकते हैं। उसके बाद जो है अनंग जो है जरूर आपने पढ़ा होगा, ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। फिर आपके सामने अब जो है इन 3 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस में लास्ट में कामदेव आ रहा है। तो अब आपके सामने जो है 2 ऑप्शन बच गए विचार करने के लिए। अब हम उपेंद्र पर विचार करते हैं। उपेंद्र जो है बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है पर्यायवाची की दृष्टि से। उपेंद्र जो है विष्णु जी का पर्यायवाची है। तो इस तरह से C ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। उपेंद्र, रुद्र तथा अनंग क्रमशः विष्णु, शंकर व कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। विष्णु जी के अन्य पर्यायवाची शब्द देखते हैं। मुकुंद, अच्युत, लक्ष्मीपति, नारायण और जनार्दन। भगवान शिव के पर्यायवाची देखते हैं। शिव, शंभु, महेश, पशुपति, कैलाशपति, उमापति और गौरीपति। कामदेव के पर्यायवाची शब्द बार बार पूछे जाते हैं। मार, मदन, मनोज, काम और कंदर्प। अगला प्रश्न, सुरेश के पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन से हैं? तो सुरेश के बारे में आप जानते हैं, सुरों के ईश, यानी जो है इंद्र भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इंद्र के इसमें से पर्यायवाची आप देख सकते हैं कौन सा हो सकता है? देवेश और देवेंद्र। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा।
शक्र, पुरंदर, सुरपति, सुरेश, सुरेंद्र, दिनेश, देवेंद्र और देवराज, ये सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। अन्य पर्यायवाची जो दिए थे उनको मिलान कर लेते हैं। उपेंद्र और मुकुंद ये किसके पर्यायवाची हैं? विष्णु जी के। सुर और अमर्त्य जो है ये देवता के पर्यायवाची हैं। रवि और भास्कर जो है सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक एक पर हम विचार करते हैं। मैं प्रातः काल के समय टहलने जाता हूँ, गलत है। क्यों गलत है? प्रातः काल, यहाँ पर काल भी आ रहा है, समय भी आ रहा है, तो प्रातः काल जब लिखेंगे उसके साथ समय को अलग से लिखना जरूरी नहीं है। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें, ये भी सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ होता है उसको सौभाग्यवती नहीं कह सकते हैं, उसको आयुष्मती कहा जाएगा। गगन बहुत ही विशाल है, तो ये सब जो है कैसा है? ये जो है बिल्कुल सही वाक्य है। बेटी पराए घर का धन होता है, तो यहाँ पर क्या है? लिंग संबंधित होती है, घर धन होती है, क्योंकि यहाँ पर बेटी से जो है इसके लिंग का कंपेरिजन किया जाएगा। तो इस तरह से डी भी गलत है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। मैं प्रातःकाल टहलने जाता हूँ, पहले का जो है करेक्शन हो गया। कृपया मेरी सौभाग्याकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारें और बेटी पराए घर का धन होती है, तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य मुहावरा के व्याकरणिक दृष्टिकोण से सही नहीं है? तो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो है एक नियम है, कोई मुहावरा अगर कहीं पर प्रयोग होता है किसी वाक्य में, तो भले वो तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ हो, अनकॉमन शब्दों का उसमें प्रयोग हुआ हो, लेकिन मुहावरे को ज्यों के त्यों लिखा जाता है, उसको जो है उसका स्वरूप को बदला नहीं जाता। अगर स्वरूप बदल दिया जाएगा तो वाक्य जो है वो गलत माना जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया, बिल्कुल सही है ये। दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, ये भी बिल्कुल सही है। मेरे तो नाक में दम हो गया, ये भी सही है। कुसंगति से उसके तन पर कालिख पुत गई, तो कुसंगति से उसके तन पर नहीं, मुख पर कालिख पुत गई अगर यहाँ पर होता तो ये सही होता है। इस प्रकार से सी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुसंगति से उसके तन पर कालिख पुत गई की जगह क्या शुद्ध होगा? कुसंगति से उसके मुख पर कालिख पुत गई। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? एक एक को देखते हैं। अघोष का विलोम सघोष होता है, बिल्कुल सही है। आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। आज्ञा का अवज्ञा होता है। उन्मूलन का जो है निमीलन नहीं होता, अगर उन्मीलन होता तो निमीलन होता। उन्मूलन का क्या होता है विलोम? रोपण होता है। ये दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते हैं, उन्मूलन और उन्मीलन, इसलिए इसमें प्रायः कन्फ्यूजन रहती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उन्मूलन का जो सही विलोम शब्द है वो रोपण होता है। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही नहीं है इसमें। ममता का विलोम शब्द निष्ठुरता या घृणा होता है, ठीक है, दोनों सही हैं। विशिष्ट का सामान्य या साधारण हो सकता है। शाश्वत का विलोम नश्वर होगा या क्षणिक होगा, ये भी सही है। तो इस प्रकार से तीनों ही जो है ये विलोम की दृष्टि से सही हैं। गलत कौन सा है? गरिमा का गौरव या लाघव नहीं होता। गरिमा का विलोम क्या होता है? गरिमा का विलोम जो है लघिमा होता है। तो गरिमा का उपयुक्त विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द लघिमा होता है, जबकि गौरव का जो है विलोम जो है लाघव होता है। अगला प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखिएगा इसको। अंतर्देशीय का क्या अर्थ होता है? तो अंतर्देशीय जो है इसका क्या अर्थ होता है? देश के भीतर, यानी ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अंतर्देशीय देश के भीतर या देश के आंतरिक भागों से संबंधित, इस तरह के शब्द को जो है अंतर्देशीय कहते हैं। अगर अंतर्देशीय इस तरह से लिखा जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा दो देशों के बीच में, या दो से या अधिक देशों के बीच में। अगला प्रश्न, एक विकल्प कौन सा सही नहीं है? ये क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हुए हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं नीचे से। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कैसा होता है? अस्त्र होता है, ठीक है ये बिल्कुल। अपनी ही हत्या करने वाला आत्महंता कहलाता है, ये भी ठीक है।
वह जो मूल कथा में आए उसको अंतर कथा कहते हैं, ये भी ठीक है। वह जो दिखाई न दे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अदृश्य होगा, ना कि दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब दूर तक देखने वाला, तो वह जो दूर की बात ना सोच सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अदूरदर्शी हो जाएगा। अगला जो है प्रश्न, तत्सम और तद्भव में मूल अंतर क्या है। दोनों कथनों को हमको पढ़ना है, कौन से सही हैं कौन से सही नहीं है ये बताना है। तत्सम मूल शब्द से पूर्व लगते हैं जबकि तद्भव मूल शब्द के बाद लगते हैं। तो क्या इस तरह का आपने कोई नियम पढ़ा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, ये बिल्कुल ही गलत है। तत्सम शब्द उपसर्ग पर निर्भर रहते हैं जबकि तद्भव शब्द जो है प्रत्यय पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार भी कोई नियम जो है नहीं है हिंदी में, तो दोनों ही जो है ये कथन गलत हैं, यानी डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में मूल स्वरूप में प्रयोग हो रहे होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और तत्सम शब्दों का विकृत स्वरूप जो है तद्भव कहलाता है। जैसे मक्खी का जो है मक्षिका हो जाएगा तत्सम शब्द, खटमल का खट्टामल, सोनार का स्वर्णकार। आगे चलते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। तो बेल तत्सम नहीं है, साकल नहीं है, उपटन नहीं है, इसमें से वत्स जो है तत्सम शब्द है, और वत्स का तद्भव क्या होता है, बछड़ा होता है। तद्भव शब्द उबटन का जो है तत्सम क्या होगा, ऊर्ध्वतन होगा। साकल का जो है श्रृंखला होगा, और बेल का जो है बिल्व होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। आदर से हम क्या विशेषण बना सकते हैं, आदर से विशेषण बनेगा आदरणीय। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाया जा सकता है। तो संज्ञा शब्द यानी विशेष, और विशेष से हमको विशेषण बनाने के लिए प्रत्यय की जो है आवश्यकता होती है अधिकांश केस में। तो धर्म से हम क्या बना सकते हैं, धार्मिक बना सकते हैं। स्त्री से क्या बना सकते हैं, श्रीमान बना सकते हैं। जाति से क्या बनाते हैं, जातीय बना सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी शब्दों में प्रत्यय जोड़कर कुछ ना कुछ जो है हम विशेषण बना सकते हैं। तो जैसे धार्मिक बन गया, धर्म से श्रीमान बन गया, और जाति से जातीय बन गया। अगला प्रश्न, आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आसान प्रश्न है। तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना सन 1964 में हुई थी। आईडीबीआई को हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यानी इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, आईडीबीआई। ये उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण तथा अन्य विकास संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई सन 1964 को हुई थी। कुछ और वित्तीय संस्थाएं देखते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसको हम IFCI के नाम से जानते हैं, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर इस निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में सार्वजनिक, निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्योगों को दीर्घकालीन, और ये दीर्घकालीन ऋण कब तक के लिए होते हैं, अधिकतम 25 वर्ष के लिए होते हैं, तथा मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराना होता है। अगला जो है संस्थान कौन सा है, भारतीय औद्योगिक प्रत्यक्ष एवं निवेश निगम, जिसको हम ICICI कहते हैं। इसकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में सन 1955 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं इसमें कई बार जो है समीक्षा अधिकारी के भी पेपर में जो है और PCS में भी इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि इनकी स्थापना का क्रम क्या है। तो कम से कम आपको जो है इसका स्थापना वर्ष जरूर याद रखना है। आगे चलते हैं। औद्योगिक नीति 1956 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या क्या कहा गया है और कौन कौन से कथन सही हैं, हमको जो है इस प्रश्न में बताना है। 30 अप्रैल 1956 को दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, बिल्कुल सही कथन है। इस नीति के तहत उद्योग को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, दूसरा निजी क्षेत्र के, तीसरा संयुक्त क्षेत्र के। ये भी कथन बिल्कुल सही है। 1956 की औद्योगिक नीति का आधार वर्ष प्रस्तावित किया गया, यानी 1956 वर्ष को
औद्योगिक नीति का आधार वर्ष माना गया। ये भी कथन बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा। तीनों ही कथन इसमें सही हैं। 1956 को औद्योगिक नीति का आधार वर्ष प्रस्तावित किया गया, इसीलिए इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। इस नीति के तहत भारत में समाजवादी समाज की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन कौन से हैं ये हमको बताना है। एक एक करके चलिए पढ़ते हैं हम। जो है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। बिल्कुल इस स्वतंत्रता के साथ ही जो है इसकी स्थापना हो गई थी, गणतंत्र के साथ ही। तो ए ऑप्शन सही है और इसकी पहली बैठक जो है 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ये भी कथन जो है इसके साथ में सही है। इस न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश कोलेजियम व्यवस्था से नियुक्त किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे ही न्यायाधीश जो है कोलेजियम व्यवस्था से नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति से की जाती है। सिफारिश के लिए जो नाम आते हैं वो कोलेजियम व्यवस्था से आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रक्रिया का प्रावधान है। ये भी कथन सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। 1 और 3 कथन जो है इसमें सही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की बात चली है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पूरा डिटेल देखेंगे यहाँ पर। भारत का सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसके प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रक्रिया का प्रावधान है। किसी न्यायाधीश को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ही उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी इतना जो है बहुमत जो है किसी को हटाने के लिए बहुत ही मुश्किल से जो है जुटाया जा सकता है, जब तक उसके खिलाफ जो है कोई बहुत गंभीर आरोप ना लगे हुए हों। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसके बारे में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह भी ली जाती है। अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है, यदि वह आवश्यक समझता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना अनिवार्य है। तो ये व्यवस्था है। इसी में कोलेजियम व्यवस्था भी आती है, जिसमें जो है परामर्श मांगा जाता है। एक समिति बना दी जाती है, वो परामर्श देते हैं नामों का। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का ये प्रश्न है, तो इसका इतिहास भी जानना जरूरी है। वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में एक सर्वोच्च न्यायाधिकरण, जिसको क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर कहा गया था, उसकी स्थापना हुई थी। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में यह सभी अपराधों की शिकायतों को सुनने तथा निपटान करने के लिए एवं किसी भी सूट या कार्यों की सुनवाई या निपटान हेतु स्थापित किया गया था। मद्रास एवं बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः 1800 में और 1823 में स्थापित किए गए। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि मद्रास में कब स्थापना हुई थी? 1800 में, और बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1823 में हुई थी। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई तथा कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में सर्वोच्च न्यायालयों को तथा प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। इन उच्च न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था। संघीय न्यायालयों के पास प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच विवादों को हल करने और उच्च न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त था। अब सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में बात करते हैं, यानी कितने न्यायाधीश हैं, कितने जो है टोटल हैं।
तो पहले जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो है 31 कुल न्यायाधीश होते थे, मतलब अधिकतम संख्या जो है। तो इसमें जो है एक सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस और उसके अलावा जो है 30 जो है अन्य जज होते थे। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 2019 विधेयक के द्वारा जो है 4 न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दी। अब ये 31 से बढ़कर जो है 34 हो गए हैं, जिसमें एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद भी शामिल है। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है 8 थी। एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। संसद उन्हें विनियमित करने के लिए अधिकृत है। यानी अगर कभी प्रश्न ये आए कि जो न्यायाधीशों की संख्या है इसको बढ़ाया और घटाया जाने का काम जो है किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो उत्तर क्या होगा, संसद जो है ऐसा कर सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 राज्य जो है आपके सामने दिए हुए हैं, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब और मेघालय। तो इनका जो निर्माण क्रम है वो हमको इसमें बताना है। तो सबसे पहले पंजाब अस्तित्व में आया था, उसके बाद गुजरात, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद मेघालय। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लेकिन इनका वर्ष हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पंजाब जो है बना था 1956 में, उसके बाद गुजरात राज्य बना था 1960 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में और मेघालय जो है 1972 में। तो ये जो है इसका जो है क्रम हो गया। अगला प्रश्न, 9 वर्ष की ग्रीन एम्बेसडर वैलेंटीना एलेम्बर्ग किस राज्य की निवासी हैं, किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये जो वैलेंटीना एलेम्बर्ग हैं ये जो है मणिपुर की जो है एक बालिका हैं। मणिपुर सरकार द्वारा 9 साल की कार्किक जिले की रहने वाली वैलेंटीना एलेम्बर्ग को ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया है। वैलेंटीना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो एक पेड़ के काटे जाने पर रो रही थी। इसी वजह से जो है मणिपुर सरकार ने उनको जो है ग्रीन एम्बेसडर बनाया है राज्य का। अगला प्रश्न, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 जो अभी 29 जुलाई 2019 को रिलीज़ हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका विमोचन किया था। उसके अनुसार बाघों की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर हैं गणना में? तो सबसे ज़्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बाघ संख्या के मामले में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है जहां बाघों की संख्या 526 है। इसके बाद कर्नाटका है जहां पर 524 बाघ हैं और उसके बाद तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है जहां पर 442 हैं। स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, तो ये 29 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय बाघ आकलन के चौथे चरण के परिणाम जारी किए थे। इन परिणामों को स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018 नामक रिपोर्ट में संकलित करके प्रस्तुत किया गया है। भारत का एक राष्ट्रीय बाघ आकलन, आच्छादन या कवरेज, नमूना एकत्रण की प्रक्रिया की गहनता तथा कैमरा ट्रैपिंग के परिणाम की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण है। यानी ये जो है इन सब मानकों पे जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है वन्यजीव सर्वेक्षण है, सबसे बड़ा सर्वे है। अखिल भारतीय बाघ आकलन के चौथे चरण के दौरान आंकड़ों के एकत्रीकरण डिजिटल रूप से एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन एम स्ट्राइप्स पर किया गया, एम स्ट्राइप्स के प्रयोग से किया गया। तो पूछा जा सकता है आपसे जो है कि एम स्ट्राइप्स जो मोबाइल ऐप है ये किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि ये बाघ की गणना के लिए प्रयुक्त हुआ ऐप है और इसका फुल फॉर्म भी है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। नवीनतम बाघ गणना के परिणाम दर्शाते हैं कि वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 यानी 2967 तक पहुंच चुकी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 से 2018 के मध्य बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई है, यानी 14 से 18 में कितनी वृद्धि हुई है, 33%। ये भी नोटेबल पॉइंट है। बाघ गणना के 2 क्रमागत चरणों के मध्य दर्ज अब तक की ये सबसे ज़्यादा वृद्धि है। ज्ञातव्य है कि 2006 से 2010 के मध्य बाघों की संख्या में 21%, जबकि वर्ष 2010 से 14 के मध्य 30% की वृद्धि दर्ज की गई थी।
और अब ये वृद्धि का प्रतिशत बढ़ के कितना हो गया है, 33%। इसीलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है। भारत में बाघों का सर्वाधिक संख्या जो है मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटका में, उसके बाद उत्तराखंड में है। पिछले वर्ष की तुलना में छत्तीसगढ़ एवं मिजोरम में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पूछा जा सकता है कि किन राज्यों में गिरावट दर्ज हुई है, तो छत्तीसगढ़ और मिजोरम में पिछली बार से बाघ की संख्या कम हो गई है, जबकि उड़ीसा में बाघों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अन्य सभी राज्यों में बाघों की संख्या के संदर्भ में सकारात्मक प्रवृत्ति यानी वृद्धि देखी गई है। बुक्सा, डंपा और पलामू बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कथन और कारण के फॉर्म में है। कथन क्या है? एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उत्तम है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक पाई जाती है। तो बिल्कुल सही कथन है कि एंथ्रेसाइट जो है सबसे उत्तम का किस्म का कोयला है और इसमें जो है हाई कार्बन कंटेंट होता है। कारण इसका क्या बताया गया है? संपूर्ण भारत में 2% कोयला टर्सरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। कारण भी सही है, लेकिन जो कथन और कारण है वो एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है दोनों सत्य हैं पर व्याख्या सही नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एंथ्रेसाइट कोयला जलते समय धुआं नहीं देता है तथा ताप सबसे अधिक देता है। यह सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला माना जाता है और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 80 से 95% तक होती है। जल की मात्रा 2 से 5% तथा वाष्प की मात्रा जो है 25 से 40% तक रहती है। तो कथन एक सही था। इसके अलावा संपूर्ण भारत में जो है 2% कोयला टर्सरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शीर्ष नाभिकीय विद्युत उत्पादक देश कौन सा है? यानी न्यूक्लियर पावर के जरिए जो है बिजली का उत्पादन करने में सबसे शीर्ष देश दुनिया में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन रिपोर्ट जो फरवरी 2019 में आई थी, उसके अनुसार विश्व के 5 शीर्ष नाभिकीय विद्युत उत्पादन वाले देश कौन से हैं? पहले नंबर पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे रूस, 5वें नंबर पर दक्षिण कोरिया। तो ये क्रम इंपॉर्टेंट है, शुरू के 3 जो है कम से कम आपको याद रखने चाहिए। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी यानी जो पीरियोडिक टेबल होती है एलिमेंट्स की, इनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन चौथे आवर्त में है। बिल्कुल सही कथन है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। तो 21 में क्या आंसर हो जाएगा? तो चूंकि दोनों कथन सही हैं और इस प्रश्न में क्या पूछा गया था, कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा कि सभी कथन यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमेशा ये जरूर देख लें गलत लिखा है कि सही लिखा है। तो गलत कथन की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, मनुष्यों में जो निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। बिल्कुल ठीक कथन लिखा हुआ है ये। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। ये क्या है? एक प्लांट हार्मोन है। ये जो है सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। तो ये भी ऑप्शन ठीक हो गया। डायलिसिस की प्रक्रिया जो है गुर्दा या किडनी से संबंधित है। तो डायलिसिस जो है किडनी के लिए ही की जाती है। और मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि यकृत में पाई जाती है। बिल्कुल गलत है। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? हमारे मस्तिष्क में होता है, पिट्यूटरी के पास में, इसलिए डी ऑप्शन वहाँ पर गलत था। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है। हाइपोथैलेमस क्यों जो है बार बार पूछा जाता है, इसका जो है वो पूछते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो शरीर के तापमान को नियंत्रण करना इसका प्रमुख कार्य है। यह मस्तिष्क के क्षेत्र का एक छोटा सा भाग होता है। यह मस्तिष्क के आधार पर यानी उसके बेस पर पिट्यूटरी ग्रंथि के पास होता है। यह शरीर के हार्मोन नियंत्रण तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? वी से क्या होगा? वर्चुअल, पी से क्या होगा? प्राइवेट, एन से क्या होगा? नेटवर्क, यानी ए ऑप्शन आपका ठीक होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कुंजी को यानी किस बटन को दबाने से स्टार्ट बटन जो है आरंभ हो जाता है?
तो अगर हम विंडोज़ की को दबाएंगे तो जो है ऑप्शन क्या खुल जाएगा, स्टार्ट ऑप्शन जो है कंप्यूटर पे खुल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दो सूचियां दी हैं, सूची 1 और 2। सूची 1 में जो है प्राचीन नगर दिए हैं, वो किन नदियों के किनारे स्थित थे, उनके नाम दिए हैं, इनका हमको आपस में सुमेलन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लोथल, लोथल के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है एक बंदरगाह नगर था। तो लोथल कहाँ पर था, ये भोगवा नदी के किनारे था। हड़प्पा जो है शहर कहाँ पर था, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे स्थित था, और बालाकोट जो है ये विंदार नदी के किनारे स्थित था। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। लोथल भोगवा के किनारे स्थित था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे, और बालाकोट जो है विंदार नदी के किनारे स्थित नगर थे। अब थोड़े से जो है उस काल के यानी हड़प्पा काल के जो है नगरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बनावली, बनावली नामक सैंधो स्थल का उत्खनन किसने किया था, प्रोफेसर आर.एस. बिष्ट ने किया था 1974 में, उन्होंने करवाया था। यहाँ से प्राप्त टेरिकोटा का बिना हल का खिलौना महत्वपूर्ण साक्ष्य है। यहाँ से बढ़िया किस्म के जौ के भी साक्ष्य पाए गए हैं। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी, जो प्राचीन सरस्वती नदी मानी जाती है, जो अब विलुप्त हो चुकी है, इसके किनारे स्थित था। यहाँ पर सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, जल निकास प्रणाली का अभाव था यहाँ पर। धौलावीरा की बात कर लेते हैं। धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिले के खादिर नामक द्वीप पर स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में जीपी जोशी ने यानी जगपत जोशी ने की थी। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। ये भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। लोथल नामक स्थल की खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ के महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है गोदीबाड़ा यानी जो है डॉक यार्ड, और 3 युग्मित समाधियाँ या युगल समाधियाँ यहाँ पर पाई गई हैं। चंद हुदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने की थी। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये सभी जो है प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन दिए हैं, उनके प्रवर्तक दिए हैं, और इसमें पूछा गया है कौन से युग्म इसमें सही हैं। तो जो सांख्य दर्शन था ये किसने दिया था, कपिल मुनि ने दिया था, ठीक सुमेलन है इसमें। न्याय दर्शन किसने दिया था, जैमिनी ने नहीं दिया था। किसने दिया था, गौतम ऋषि ने जो है न्याय का दर्शन प्रतिपादित किया था। अणुवाद जो है ये उलूक का सिद्धांत है। तो इस तरह से 1 और 3 जो है यहाँ पर सही है, ए ऑप्शन ठीक है। तो कुछ दर्शन और उनके प्रवर्तक को देखते हैं। भौतिकवादी चरवाक का दर्शन जो है ये चरवाक या बृहस्पति के द्वारा दिया गया था। सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा, योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, न्याय दर्शन गौतम के द्वारा, वैशेषिक दर्शन जिसको अणुवाद भी कहते हैं ये कणाद या उलूक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, पारस अमर मालवीय चमत्कार पूसा 922 ये किस फसल की जो है किस्में हैं, किस फसल की जो है प्रजातियां हैं। तो ये किसकी प्रजातियां हैं, ये सभी जो है अरहर की प्रजातियां हैं। पारस अमर मालवीय चमत्कार पूसा 992 सभी अरहर की किस्में हैं। मटर की किस्में रचना शिखा मालवीय ये सभी मटर की किस्में हैं। मक्का की किस्में शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 ये मक्का की किस्में हो गई। चावल या धान की किस्में पूछी जाती हैं प्रायः, यमन बोरो आस अम्बे मोहद लक्ष्मी भोग डलुआ सुन्नाबरी नवराई लूनीश्री पूछा जा चुका है। जया माही ये सभी जो है चावल या धान की प्रमुख किस्में हैं। अगला प्रश्न, कुछ गार्डन्स दिए हैं यानी प्रसिद्ध जो है गार्डन्स या बगीचे, और वो कहाँ पर स्थित हैं, हमको इसका सुमेलन करना है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, काफ़ी फेमस है, ये कहाँ पर है, मैसूर में है। ताज गार्डन कहाँ पर है, ताज गार्डन जो है आगरा में है, जैसा कि इसका नाम में ही लगा है ताज। शालीमार गार्डन जो है श्रीनगर में है।
बहुत ही अच्छा जो है घूमने का स्थान है। और नेशनल बॉटनिकल गार्डन ये जो है कोलकाता में है। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए तुरंत। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? मैसूर में है। ताज गार्डन आगरा में है। शालीमार गार्डन श्रीनगर में है। और नेशनल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है। अगला प्रश्न, पेटीएम के संस्थापक कौन है? पहले जो है ये ट्रांसफ़र ऐप हुआ करता था, जो है मनी ट्रांसफ़र ऐप के रूप में आया था। अब तो ये जो है अपने आप में एक बैंक बन गया है। तो पेटीएम के संस्थापक इसमें से जो कौन है? विजय शेखर शर्मा, क्योंकि ये एक भारतीय कंपनी है। पेटीएम के संस्थापक रेणु सत्ती व विजय शेखर शर्मा हैं। अगला प्रश्न, मानागुआ किस देश की राजधानी है? मानागुआ जो है निकारागुआ की या निकारागुआ की राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो है। सामोआ की राजधानी एपिया है। और अर्जेंटीना की राजधानी जो है क्या है? ब्यूनस आयर्स है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज के जो है 30 प्रश्नों को हल किया। जो प्रश्न हैं उनके उत्तर को याद रखिए, साथ में उसकी व्याख्या को याद रखिए, तभी जो है आपका ये देखना सफल होगा। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।